हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा जी, आप सरदार पटेल सेंटर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विद्यालय में आप प्रोफेसर हैं। आप अपना बहुमूल्य इस मंच को दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हम चाहेंगे, मंच चाहेगा कि आप आएँ और अपने विचारों को इस समूह के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ मंच का सफल संचालन हो रहा है। इसके माध्यम से हालांकि संख्या में हम लोग आज कम हैं, लेकिन जैसे कहा गया है कि जागरूकता के अभियान में संख्या नहीं आत्मबल देखा जाता है। तो जब जागरूकता का अभियान इस तरीके से चल रहा है कि आज ये सरदार पटेल जयंती का 148वां जयंती समारोह इस साल मनाया जा रहा है, उसमें आज ये शायद तीसरा या चौथा दिन है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस कार्यक्रम के पीछे लगनशीलता है, आत्मविश्वास है और जिस लगन से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता अभियान छेड़ा गया और अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने वाली टीम को मैं बधाई देता हूं और साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूं। इसके साथ साथ आज जो मंचासीन है सभी गणमान्य सदस्यों को अलग अलग तो नहीं क्योंकि समयाभाव है, लेकिन सामूहिक तौर पर सबको चरण वंदन करता हूं और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता के लिए निश्चित समय में से कुछ बहुमूल्य समय निकाला, यहाँ उपस्थित हुए, हम लोगों के आत्मविश्वास में जान फूंकी। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का निश्चित तौर पे धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा कि ये इन सभी माननीय लोगों ने अपने दैनिक कार्यक्रमों में से समय निकाल के आज ये कार्यक्रम सफल बनाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुझको यहाँ बुलाने का निमंत्रण दिया गया था, तो मैंने कुछ चीज़ें माननीय लोगों से कही थी कि इस उम्र में मुझको विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि जैसा पद ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। मुझको केवल वक्ता के तौर पे आप 10 मिनट 15 मिनट या जितना भी समय इस कार्यक्रम में दिया जा सकता है, जो भी संभव हो उतना स्कोप मुझको दे दीजिए। तो इस कार्यक्रम में जैसा कि आज भी समयाभाव की वजह से कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं जाहिर करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी चिंता शिक्षक होने के नाते हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि किताबों और पन्नों का जो अलगाव इंसानियत से हो रहा है वो अपने आप में एक भारी चिंता है। इस चिंता के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से आईटी युग की शुरुआत हुई है उसमें लोग अमेजन किंडल से लेके और मोबाइल फ़ोन टैबलेट तक हर स्क्रीन पर पढ़ने की कोशिश में हैं, लेकिन एक अनिच्छा का भाव, एक जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर अप्रत्यक्ष कागज को देखने का भाव उनके मन में भी रहता है जो लगातार किसी भी पुस्तक को, किसी भी पेपर को, किसी भी कागज को स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज के समय में कई ऐसी रिसर्चेज उपलब्ध हैं, शोध उपलब्ध हैं, जिससे ये अब साबित हो रहा है कि स्क्रीन का जो मतलब 25 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग हैं उन पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। साथ साथ जो बच्चों का समय है, जो उनकी उम्र में दिमाग विकसित होने का समय है, शरीर के विकसित होने का समय है, उस पर लगभग शायद ही कोई सकारात्मक प्रभाव स्क्रीन के माध्यम से पड़ रहा हो। तो इन विषयों पर चिंता जाहिर करते हुए मैं जयंती समारोह की शुरुआत में सरदार पटेल जी के योगदान को आज के परिदृश्य में बात करने की कोशिश करूंगा। पिछले सम्मेलन में मैंने ये बात कही थी कि शायद एक ही समाज से होने के नाते हम लोगों में सामूहिक तौर पर
इस चीज़ का सरासर अभाव रहा है कि हम ये आज में एक निश्चित मुकाम बनाया है। आज भी जिसको सामान्य तौर पर राजनीति की भाषा में पिछड़ापन कह दिया जाता है, क्या वो अनभिज्ञता, पिछड़ापन और मेन स्ट्रीम ना होने की जो पूरी अंधी रेस है, उसको एक ही शब्द में पिछड़ापन के तौर पर हम स्वीकार कर रहे हैं? क्या आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर अगर कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम सामाजिक तौर पर पिछड़ापन लेके जन्मे हैं। दूसरी बात, कई ऐसे भी उदाहरण हैं जो हमारे अपने बीच से निकले हैं। अपने ही विद्यालय में, अपने ही कॉलेज में, अपने ही संस्थानों में या अपनी ही संस्था में हर तरीके के टैलेंट को हम लोगों ने विद्यालय में देखा, यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मबल नहीं है कि वो 10 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख सके। उनमें एक डर है, जैसा अभी वक्ता लोगों ने बताया है कि निडर होने का भाव एक दिन का भाव नहीं है। निडरता, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाषा की तमीज, भाषा का सहूर सीखने में जीवन लग जाता है। निडर होने में भी किसी इंसान को हो सकता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या पूरी जिंदगी बीत जाए। निडरता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो भी रही है। शिक्षा या संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा भी रहे हैं। परिवारों का जो आज का समाजशास्त्री अध्ययन है वो ये बताता है कि जनरेशन गैप बहुत भयानक रूप से विकराल रूप ले चुका है। पिताजी कुछ और कहते हैं, बेटा ठीक उल्टा 360 डिग्री सोचता है। लड़की कुछ कहती है, माताजी उसकी ठीक 360 डिग्री विचारों की है। अब ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि पिछली पीढ़ी के लोग बहुत तकियानुसी थे। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति अपने समाज में अपनी परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट है। ये माना जाता है कि जिस समय में आपने जिंदगी के अनुभव लिए हैं वो उस समय के संस्कार के हिसाब से श्रेष्ठतम उपलब्धि है। हमारे समय में जो सामाजिक संस्कार हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, उसके हिसाब से जो संस्कार परिवर्तित होने चाहिए, अब तक परिवर्तन वो दिखना चाहिए था, शायद हम उसमें असफल सिद्ध हुए हैं। और उस असफलता का सीधा सा जो एक प्रत्यक्ष कारण दिखाई देता है वो आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में कई ऐसी पीढ़ियां, कई ऐसे लोग, कई ऐसी महिलाएं आज भी लगातार परिश्रम कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में पहचान बना रही हैं, लेकिन हम ये स्वीकार करने के लिए उनको इतना महत्व ही नहीं दे पा रहे हैं कि वो सक्षम बन सके, वो ये कह सके कि हाँ मैं इस समाज से आके सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा सकती हूँ। या जो एकीकरण की बात की गई कि देश में एकीकरण का प्रयास सरदार पटेल ने शुरू किया था, वो एकीकरण शिवाजी से शुरू होके और आज भी यथातथा फैला हुआ है। आज भी लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते आए हैं कि हिंदू कुश अखंड भारत का हिस्सा था और इधर म्यांमार तक, सुमात्रा तक सभ्यता फैली हुई थी। लेकिन पिछली पीढ़ियों के संयुक्त रूप से असफल रहने का ही एक ये रिजल्ट है, एक ये परिणाम है जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है कि जो भी सामाजिक संरचनाएं हैं, जो भी राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें आपका स्थान कहां पर है, ये हम लोगों को सामूहिक तौर पे और परिवार के तौर पे एक इकाई के रूप में सोचने की आवश्यकता है। सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मैं इस चीज के लिए मंच का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को, मेरी चिंता को महत्व दी, तरजीह दी। इस आयोजन के लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में भी इस तरीके के आयोजन लगातार सक्रियता के साथ और
ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों की भागीदारी के साथ शुरू हो। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, लगभग सभी लोगों ने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को छोड़कर, कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो भारत की स्थिति कुछ और रही होती। लगभग हर दूसरे इंसान ने व्हाट्सएप पे ये एक ना एक बार तो पढ़ा ही होगा। लेकिन क्या ये जानने की कोशिश की है कि सरदार पटेल की जो जिम्मेदारियां थी, सरदार पटेल का जो कैलिबर था, सरदार पटेल की जो क्षमताएं थी, वो गृह मंत्री होने के नाते ही ज्यादा सफल सिद्ध हो सकती थी। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए और वो उसी रूप में, उसी तरीके से कार्य करना, निष्पादित करना सफल हो सके। इसलिए इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो जिस जगह पर है वो अपने आप में श्रेष्ठ पद पायदान पर है। इसका मतलब कि वो वहीं पर संतोष कर ले, ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो जहां पर है उसको आप इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष तौर पर तुलनात्मक अध्ययन में रखना आवश्यक नहीं है। आज के समय की मांग वो नहीं है। आज के समय की मांग यह है कि उनके विचारों की प्रासंगिकता को कैसे मेन स्ट्रीम बनाया जाए। शायद ही कोई जानता है कि सरदार पटेल ने दो ही चीजें कही थी। पहली बात कि मैं महात्मा गांधी का सच्चा समर्थक हूं, सच्चा सिपाही कहते हैं वो गांधी के विचारों का। उस अपनी घोषणा में, अपने विचारों में वो सामने साफ साफ रखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक आंदोलनों का ऐतिहासिक और एक तरीके से सांस्कृतिक परिवेश बदला सरदार पटेल ने, वो उनकी अपनी नेतृत्व क्षमता का तो उदाहरण है ही, साथ साथ जो गांधीवादी रवैया था उस समय का, उसका भी जीता जागता सबूत है। एक उदाहरण ये दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण, गृह मंत्री होने के नाते, वकालत पेशे से जुड़े होने के नाते, गुजरात में एक शहर का मेयर होने के नाते जो भी जिम्मेदारियां उनको मिली हैं, उसमें उन्होंने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर देता। वो जिस पोस्ट पर थे, जिस पद पर रहे, जहां जहां भी रहे, वहां वहां उन्होंने यही बात कही कि मेरी संस्कृति खेती किसानी की है, मैं खेती और किसानी से ही निकला हूं। पढ़ने लिखने के बाद भी आज कितने लोग आपको मिलेंगे जो ये कहने का साहस रखते हैं कि हाँ, हमारी जड़ें वहां पर हैं जहां पर खेत लहलहा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, तमिलनाडु के किसी भी हिस्से में या आईटी सिटीज में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो इस समाज के हैं, किसी और समाज के हैं, आज अपनी जड़ें बड़े शहरों से निकल के छोटे शहरों की तरफ वापस आ रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। अभी तक ट्रेन की स्थिति, कल ही परसों में न्यूज में देख रहा था कि छठ का त्योहार मनाया जा रहा है। ट्रेनों की बेतहाशा स्थिति ऐसी है कि चढ़ने का एक पैर रखने की जगह नहीं है, पुरुषों की जगह नहीं है, महिलाएं और बच्चे तो कहीं पीछे छूट गए। तो हमको ये तय करना है, हमको इन चिंताओं का समाधान निकालना है कि किस तरीके से सरदार पटेल के विचार और ज्यादा प्रासंगिक हो सके। आपके आत्मबल में और सरदार पटेल के आत्मबल में जमीन आसमान का अंतर क्यों बना हुआ है आज तक? ऐसा कौन सा सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य था जिसमें सरदार पटेल और उनसे जुड़े हुए तमाम लोग एक जगह पे खड़े होके ये साहस कर सकते थे कि एक आंदोलन से देश की दशा और दिशा बदल जाए? लेकिन आज के समय में ठीक ठीक इसका सरासर अभाव दिख रहा है। आज के युवा, आज के कृषक, आज के किसानी से जुड़े हुए लोग अपने आप को क्यों शर्मो हया से ये बता पाते हैं कि वो खेती कर रहे हैं? उसका कारण सतही तौर पे सिर्फ ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है या गरीबी है। कॉन्फिडेंस और पैसे में बहुत समानांतर नहीं है, चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। कई गरीब आपको पहले भी मिले होंगे, हमारे गांव में तो थे, कि जिन्होंने अगर एक पन्ना पकड़ा दिया गया तो शब्द नहीं पढ़ना जानते थे, लेकिन जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का दर्शन वो ऐसा ऐसा भयानक देते थे कि हम लोग के तो पल्ले नहीं पड़ता था। आज वो चीजें समझ में आती हैं कि अक्षरी ज्ञान होना एक तरफ है और
जिंदगी की सच्चाइयां या आपने जिंदगी को जिस नजरिए से देखा है उस नजरिए की समझ होना एक अलग ही कहानी है। कई घर के बुजुर्ग आज भी हो सकता है कि ना पढ़े हो, कम पढ़े हो, आपसे ज्यादा डिग्री ना रखते हो, लेकिन उनका अनुभव, उनका ज्ञान आज भी उतना ही सक्षम है। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। क्या परिवारों में जो बुजुर्ग हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बिस्तर, एक तकिया और एक बर्तन, एक प्लेट तक सीमित कर दिए जाएंगे? उनकी पीढ़ी के अनुभव दूसरी पीढ़ी में कैसे आएंगे? कैसे जुड़ेंगे लोग? कैसे ये माहौल बनेगा कि पिछली पीढ़ी के जो तार अधूरे छूटे रह गए हैं वो अगली पीढ़ी में भी आगे बढ़े? सिर्फ शिक्षा से ही कुछ नहीं होगा। आपको जिंदगी का दर्शन, आपको जिंदगी में अपनी अहमियत, अपनी काबिलियत, अपने निडर होने पर सवाल करना चाहिए। हमारे ही क्लास में कई बच्चे आज भी ऐसे हैं जो अंधी रेस का हिस्सा है, जो ये जानते हैं कि कल को उनको सिविल सर्विसेज करना है, कल को एसएससी का एग्जाम देना है, टीचर बनना है, ऐसे करके कई अलग अलग पेशों में शामिल होना है, लेकिन कोई नहीं जानता है कि उनके एक पीढ़ी पहले बाप दादा या जो घर के बुजुर्ग हैं उन्होंने कितना पैसा, कितनी मेहनत, कितना पसीना उन खेतों में बहा दिया, जिसकी बदौलत उस जमीन के टुकड़े को बेच के आपके तन पे 2 कपड़े आए हैं। शायद ही कोई जानता है। महिलाओं के तौर पर, सांस्कृतिक समझ के तौर पर महिलाओं से एक चीज ये अच्छी जुड़ती है कि पिछली पीढ़ी के संवाद उनके माध्यम से, चूंकि कहा भी गया है सामान्य तौर पर कि महिलाएं संस्कृति की वाहक मानी गई, वो आज भी दिखाई देता है कि जिस संस्कृति का, जिस परिवेश का, जिस माहौल में वो पली बड़ी हैं, उसी माहौल के बारे में, उसी माहौल के समझ को लेके वो दूसरे बच्चों में और अपने आसपास जहां पे रहती हैं वो उस तरीके से काम करती हैं। लेकिन पुरुषों में यह सरासर अलगाव का भाव जन्म ले चुका है। गार्जियन से या माता पिता से बात करना 5 मिनट के लिए दुर्लभ हो गया है। अगर हमको अपने पारिवारिक परिदृश्य में और अपने गार्जियन के तौर पर, अभिभावकों के तौर पर पिछली पीढ़ी के अनुभवों को अगली पीढ़ी में लाने की काबिलियत आ गई, तभी हम ये कर पाएंगे कि सरदार पटेल और उस समय के जितने भी जीवंत उदाहरण हम लोग के बीच में हैं, वो आज 148वीं जयंती है। 2 साल बाद 150 साल पूरा होगा। क्या हम उस स्तर पर सक्षम बन पाएंगे कि हम अपने को 100 लोगों के बीच में, समाज में खड़े होकर निडर, या कोई ऐसी बात जो हम कहना चाहते हैं उसमें निडरता का भाव ला पाएंगे? शायद हम लोग की तैयारी अभी भी बहुत कुछ डिमांड कर रही है। हमको अभी भी आवश्यकता है कि उन सब चीजों को कलेक्ट किया जाए, उन सारे अनुभवों को, उन सारी कहानियों को एक जगह पर लाया जाए कि एक एक ब्लॉक स्तर पे भी, कि हर गांव में जो परिवार सक्षम रहे हैं उस सक्षमता के पीछे कितनों का खून पसीना बहा है, कितने लोगों ने खून पसीना खेत खलिहान बेच के 2 IT सॉफ्टवेयर डेवलपर पैदा किए। ऐसी कहानियां अगर परिवेश में, परिवारों में या शहरी जीवन में स्पेस नहीं बना पाएंगी तो ये जयंतियां और समारोह सिर्फ और सिर्फ भाषण से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। अगर हमने ये प्रयास किया कि पुरानी पीढ़ी के अनुभवों को एक जगह पर लाकर, पुरानी पीढ़ी के संघर्षों को एक जगह पर लाकर, पुरानी पीढ़ी के संघर्षों को एक जगह पर लाकर अगर हम ये प्रयास करते हैं कि उसके माध्यम से बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट हो। बच्चा शुरुआत में जितना सीखता है 25 साल बीत जाने के बाद वो अनुभव काम नहीं आता। वो अपना एक दृष्टिकोण सेट कर चुका होता है। लड़कियां आजकल हायर एजुकेशन में, हम लोग कहते भी हैं कि लगभग 60% से ज्यादा क्लास में लड़कियां हैं। अगर उनको बचपन से ही ये बताया जाए या बच्चों को शुरुआत से ही ये समझाया जाए कि उनके
पुरखों ने, उनकी पीढ़ियों ने किस किस तरीके का बलिदान दिया है, किस किस तरीके का त्याग किया है, किस किस तरीके से सही जगह पे सही का साथ दिया है, किस किस जगहों पर उन्होंने गलती की है, गलतियों पे भी बात कर सकते हैं। इन सब परिदृश्यों के बदलने से दूसरी पीढ़ी में वो चीजें सब आ सकती हैं जो पिछली पीढ़ी में लैग कर गई थी, जो कमियां पिछली पीढ़ी में रह गई थी। तो जो जनरेशन गैप के बात है, जनरेशन गैप होने की वजह से या एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी में संवाद ना होने की वजह से कई ऐसे कार्यक्रम, कई ऐसे विचार जो सिर्फ हवाई बन के रह गए हैं, उन पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। शिक्षा, नो डाउट, उसमें कोई शक संदेह नहीं है कि शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है कि जिससे आप इन सब चीजों के बारे में जागरूकता खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अपने परिवारों में बात करने के लिए, अपने रिश्तेदारों में बात करने के लिए, अपने पंचायतों में बात करने के लिए आपको किसी स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों को किनारे करते हुए कुछ संवाद के माध्यम, कुछ संवाद के तरीके विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे जो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं उन लोगों का डर खत्म हो सके और उनको वो आत्मबल मिले जो सरदार पटेल के आत्मबल के कंपैरिजन में खड़ा हो सके। लोग ये कह सकें कि गांधी का सिपाही होने के नाते सरदार पटेल ने कुछ काम किया था, उस योगदान को याद किया जाता है। उसी योगदान की वजह से उनकी तुलना बीच में शिवाजी से भी हुई। जैसे अखंड भारत या मराठा जिस क्षेत्र तक सीमित थे, आसपास के कई युद्ध लड़ने पड़े उनको, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मराठा क्षेत्र साम्राज्य में जो आज का अफगानिस्तान है वहां तक पहुंचने का दमखम रखते थे। तो ये माना जाता है, कई इतिहासकारों ने लिखा भी है कि एकीकरण का भाव सिर्फ दो ही लोगों में दिखाई देता है भारत में। पहला छत्रपति शिवाजी महाराज है और दूसरा संयोग है कि उन्हीं के समाज से आए हुए लोग हैं, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो इन दो अमर योगदानियों को याद करते हुए एक बार फिर से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके विचारों के आगे, उनके विशाल कद के आगे मैं फिर से नतमस्तक हूं। मैं ये प्रयास लगातार करूंगा कि जिससे 100, 50, 10 लोग इस काबिल बन सकें कि सरदार पटेल को जिस तरीके से गांधी का सिपाही माना जाता था, सरदार का सिपाही के तौर पर कुछ युवा और कुछ किसान खास तौर पर ये कह पाए कि हाँ, मैं आज सरदार पटेल की विरासत का संरक्षक हूँ, संदेशवाहक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।